शिल्पी कुमारी, अनिल, भारत, राजेश, उत्तम, अमरदीप, देवेश, अनिल, प्रशांत, अमृता। पहले सारे लोग कमेंट में आओ जल्दी से। हेल्दी सेशन वाला माहौल बनाया करो, ठीक है? कमेंट में टाइम से किया करो। सोते रहते हो, पता नहीं क्या, तो मैं टाइम से आने लग गया हूँ। आज क्लास टाइम से शुरू हुई है, जबकि आज नई वाली स्टूडियो से, तब भी टाइम से, है ना? चलो ब्लैक कर लेते हैं इसको। ब्लैक पर व्हाइट कलर से लिखने में ना भाई सब प्रॉपर फील आता है, बढ़िया वाला। पैसिफिक ओशियन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पैसिफिक ओशियन में जितना पढ़ाना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग आर्कटिक ओशियन के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्कटिक ओशियन जो है वो क्या है, कहां पर स्थित है और कैसे क्या कंडीशन है आर्कटिक महासागर की। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? आर्कटिक महासागर जो है इसकी क्या स्थिति है। आर्कटिक ओशियन जो है इसकी क्या स्थिति है। ओके, एक सेकंड। मॉडल अभी अधूरा है। मॉडल अधूरा क्यों है दीपक? मॉडल क्वेश्चन में पूरा लिखा दिया मैंने। हाँ जी, लिखो उसमें। ऐसे नहीं जूम करके लगा इसे। हाँ जी, लिखो जल्दी से। इंडिया के रेस्पेक्ट में लिखो इसी को। हाँ समझ आया, बेहतरीन। इंडिया के रेस्पेक्ट में लिखो जल्दी से। लिखो साउथ चाइना सी, 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 साउथ चाइना सी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। साउथ चाइना सी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये भी लिखो इसी में। बिकॉज by the Malacca Strait, because by the Malacca Strait, by the Malacca Strait, because by the Malacca Strait, by the Malacca Strait, 50 to 55%, 50 to 55% water trade of India, water trade, है ना? कल जो छोड़ा था उसी में कंटिन्यू लिखना है। by Malacca Strait, 50 to 55% water trade of India, water trade of India, water trade of India, water trade of India conduct। दक्षिण चीन महासागर, दक्षिण चीन महासागर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन महासागर भारत के लिए भी, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि लगभग 50 से 55% व्यापार, 50 से 55% जलीय व्यापार, 50 से 55% जलीय व्यापार भारत का, 50 से 55% जलीय व्यापार भारत का यहीं से होता है। जलीय व्यापार भारत का यहीं से होता है। भारत का जलीय व्यापार यहीं से होता है। भारत का जलीय व्यापार यहीं से होता है। अगले को कंटिन्यू। इफ चाइना अडॉप्ट, इफ चाइना अडॉप्ट दिस रीजन कंप्लीटली, इफ चाइना अडॉप्ट दिस रीजन कंप्लीटली, then the trade will be complete, the trade will be conduct according to the China, according to China, or according to China, comma maybe in high rate of tax, high rate of tax। अगर चीन इस क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लेता है, अगर चीन इस क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लेता है, अगर चीन इस क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लेता है, पूर्णतः अधिकार कर लेता है तो, पूर्णतः अधिकार कर लेता है तो क्या होगा फिर? अगर पूर्णतः अधिकार कर लेता है तो व्यापार चीन के अनुसार, व्यापार चीन के अनुसार होगा, कर लेता है तो व्यापार चीन के अनुसार होगा, और संभवतया, और संभवतया, और संभवतया उच्च दर पर, उच्च कर की दर पर होगा, उच्च कर की दर पर होगा। ठीक है, चलो अब बताओ पूरा समझ आया नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पे आ जाए, अगले पॉइंट पर आ जाएं, आर्कटिक ओशियन पे आ जाएं। चलो हेडिंग डालो। पता नहीं कैसे रहते हो यार। आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर, ठीक है? एक सेकंड रुको, दो लाइन लिखो आर्कटिक ओशियन में, लिखो जल्दी से। आर्कटिक ओशियन इज स्मॉलेस्ट ओशियन, आर्कटिक ओशियन इज स्मॉलेस्ट ओशियन। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर कैसा महासागर है? तो आपका पहला पॉइंट होगा इस ओशियन में, पहला पॉइंट क्या होगा इस ओशियन में? तो ये है सर स्मॉलेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसा महासागर है? तो आपका आंसर होगा ये विश्व का, ये है विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। राइट, एक और क्वेश्चन बनता है इसी पे, है ना? एक और क्वेश्चन बनता है। अमृता का कमेंट आ रहा है सर पॉलिटिकल इशू वाला पॉइंट अभी बाकी है।
अभी लास्ट में जो आज मैंने क्लास में शुरू में जो लिखाया है वो क्या हैप्पी बर्थडे वाला पॉइंट था। स्मॉलेस्ट ओशियन है, इसके साथ साथ ये सेलोवेस्ट भी है, सबसे उथला सागर है, सबसे उथला महासागर है। अब ध्यान से समझना ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा, आप यूं लिख सकते हो लोकेटेड, लोकेटेड ऑन नॉर्थ पोल। ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। और ये वाली बात हमें अच्छे से पता है कि अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो यहां उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है सर, 6 मंथ का चक्कर होता है, यहां पे 6 मंथ का, राइट। यहां क्या होता है सर, 6 महीने का तो होगा समर और 6 महीने का होगा यहां पे विंटर, राइट। तो जब यहां 6 महीने का समर होगा, समर में क्या होगा, ध्यान से समझना, समर सीजन में क्या होगा सर, 49% जो यहां पे आइस होती है ये आइस मेल्ट हो जाएगी, राइट। 49% बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है। और विंटर में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यहां पर न्यू आइस फॉर्म्ड। यहां पे क्या होगा, न्यू आइस फॉर्म्ड। विंटर में क्या होगा सर, नई बर्फ बनती है। विंटर में क्या होता है, नई बर्फ बनती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होगा तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगी। मतलब जब यहाँ पे दिन होगा तो समर रहेगी कंटिन्यू, और जब यहाँ रात हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, और इसी 6 महीने का जब दिन होगा तो समर सीजन, 6 महीने की रात होगी तो विंटर सीजन। बात क्लियर है यहाँ तक। चलो, उथला का अर्थ होता है कम गहरा, कम गहरा। आगे बात समझ में। और मैंने लिखा हुआ है कि ये बर्फ से ढका रहता है, कहां लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो लिख देता हूं यहाँ पे। इसी वजह से इसके साथ क्या पॉइंट है, ये है सर कंप्लीटली स्नो कवर्ड, है ना। यानी कि ये जो महासागर है ये पूर्णतः बर्फ से घिरा है, पूर्णतः क्या है, ये बर्फ से घिरा हुआ है। अगर हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की तो आपका आंसर होगा, एक तो है फ्रेम स्ट्रेट, ये फ्राम स्ट्रेट, और एक है बेरिंग स्ट्रेट, राइट। एक तो है फ्राम जल संधि और एक है बेरिंग जल संधि। इन दोनों जल संधि के माध्यम से ये किससे कनेक्ट होता है, तो आपका आंसर होगा सर जो फ्राम स्ट्रेट है ये तो कनेक्ट करती है अटलांटिक के साथ, और जो बेरिंग है ये कनेक्ट करती है पैसिफिक के साथ। ये कनेक्ट करेगी अटलांटिक महासागर से और ये करेगी प्रशांत महासागर से, राइट। इन दोनों को क्या करेगी, कनेक्ट करने का काम करती है। ओके, नोट कर दो, फिर मैं इसका मैप बनाता हूं। रणवीर गुड मॉर्निंग भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हो गया, अरे नोट हो गया। विकास का डाउट है 6 मंथ कंटिन्यू रहता है, डेफिनेटली। सर साउथ चाइना डिस्प्यूट गूगल से भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, कुछ पॉइंट छोड़े नहीं मैंने। देखो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। अब यहां से लोकेशन को पकड़ते हैं, ये तो ग्रीनलैंड हो गया। अब आगे अगर मैं बात करूंगा तो इधर साइड कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, हाँ ना, बिल्कुल। और इधर की साइड अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा रीजन कौन सी कंट्री का है, तो आपका आंसर होगा ये है रसिया का रीजन। यहां भी क्या है, यहां भी है सर रसिया। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा सर कनाडा।
ये कौन सी आइलैंड हो जाएंगे? कनाडा आइलैंड्स, ये कनाडा के आइलैंड हो जाएंगे। और यहां से और आगे बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, मेरा कहने का मतलब है, और ऊपर जाएंगे तो ये वाला रीजन कौन सा आ जाएगा? अलास्का वाला रीजन आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं यहां नीचे की, इस वाले रीजन की, तो इस वाले रीजन में क्या स्थित है सर? तो अगर मैं यहां की बात करता हूं, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करता हूं तो यहां पे क्या है? यहां पर है अटलांटिक। यहां पर क्या है? यहां है अटलांटिक महासागर। यहां पर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूंगा यहां की, तो यहां पे कौन सा महासागर है? तो यहां पर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, राइट। तो मैंने क्या लिखवाया था आपको कि फ्रेम स्ट्रेट किससे कनेक्ट करती है? अटलांटिक महासागर से। और प्रशांत महासागर से कौन कनेक्ट करेगा? अगर मैं अटलांटिक महासागर की बात करूंगा तो अटलांटिक महासागर से कौन कनेक्ट करेगा? बेरिंग स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट तो यहां आ जाएगी और एक यहां होगी। यहां कौन सी होगी? यहां होगी बेरिंग स्ट्रेट। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? अरे रे, यहां क्या होगा? फ्रेम स्ट्रेट। और यहां होगी बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। फ्रेम स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट, इतनी बात समझ आ गई? वाह क्या बात है, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या है? इस वाले आइलैंड को मान लेते हैं ये कनाडा का एक आइलैंड है। ये क्या है? कनाडा का एक आइलैंड है। और ये जो कनाडा का आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है एल्समर्ग आइलैंड। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? एल्समर्ग द्वीप है। और एल्समर्ग द्वीप से और आगे जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? लगभग इस वाले रीजन में यहाँ पे जो आइलैंड पड़ता है, इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है न्यू न्यू साइबेरियन आइलैंड। न्यू साइबेरियन द्वीप है, बराबर है। अब इन दोनों को कनेक्ट करती है क्या? इन दोनों को यहां पे कनेक्ट करती है यूं, इस टाइप से एक स्ट्रेट कनेक्ट, सॉरी एक रिज कनेक्ट करती है ना। यहां पे क्या है? एक कटक है, ठीक। और इस कटक का नाम क्या है? तो इस कटक का नाम है सर क्या? इस कटक को कहा जाता है लोमोनोसोव कटक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जैसे यहां अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, राइट। तो और यहां पानी भरा हुआ है, आपको अच्छे से पता है अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड बेसिन। इसको क्या कहा जाएगा? ये भी बेसिन हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाएगा रिज। इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी कहा जाएगा रिज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दो ऊंचे स्थानों के बीच में गहरा जल होता है, उसी गहरे जल को बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज यहां नोटिस कर पा रहे हो कि ये तो ऊंचा स्थल ही है, राइट। और ये कटक होगी, तो यहां पे निचला भाग होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। यहां निचला भाग होगा या नहीं होगा? यहां भी निचला भाग होगा। तो इसको नाम दिया जाता है क्या? आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है अमेरिकन बेसिन या अमरीनियन बेसिन बोला जाता है इसको। इसको कहा जाता है अमरीनियन बेसिन। और इसको कहा जाता है अमरीनियन बेसिन के बाद में यूरेशियन बेसिन। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो आप, है ना। पहला क्वेश्चन बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आर्कटिक महासागर को दो भागों में कौन सा कटक विभाजित करता है, बताओ आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर को कौन सा कटक दो भागों में विभाजित करता है? मैं पूरा लिखा दूंगा, घबराओ मत। आर्कटिक महासागर को कौन सा सागर दो भागों में विभाजित करता है? आर्कटिक महासागर को कौन दो भागों में विभाजित करता है? सोनू कुमार लिख रहा है रोमांच, मन कर रहा है मुक्के मार दो। आंसर क्या हो जाएगा? लोमोनोसोव ब्रिज हो जाएगा, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोमोनोसोव ब्रिज हो जाएगा, ओके। हाँ जी। हाँ जी, चलो अब इसमें लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो, अब इसमें लिखो जल्दी से, लिखो। हेडिंग डालो लोमोनोसोव ब्रिज। हेडिंग डालो आप लोमोनोसोव कटक। हेडिंग डालो आप लोमोनोसोव कटक।
लोमोनोसोव कटक। लोमोनोसोव कटक की अगर मैं बात करूंगा तो आपका आंसर होगा ये कहां स्थित है। तो आप क्या बोलोगे सर? लोकेटेड इन, बोल के लिखा दूं? लिखो जल्दी से। लोमोनोसोव कटक इज लोकेटेड इन, लोमोनोसोव कटक या लोमोनोसोव रिज इज लोकेटेड इन आर्कटिक ओशियन। लोमोनोसोव रिज इज लोकेटेड इन आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। लोमोनोसोव कटक, लोमोनोसोव कटक आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। आगे लिखो। लेंथ ऑफ दिस रिज इज अबाउट, लेंथ ऑफ दिस रिज इज अबाउट 18,000 किलोमीटर। इसकी लंबाई लगभग 18,000 किलोमीटर है। इस कटक की लंबाई, इस कटक की लंबाई, इस कटक की लंबाई, इस कटक की लंबाई 18,000 किलोमीटर है। आगे लिखो। इट स्प्रेड फ्रॉम एल्समर्ग आइलैंड टू, इट स्टार्ट फ्रॉम एल्समर्ग आइलैंड टू, एल्समर्ग आइलैंड टू न्यू साइबेरियन आइलैंड, एल्समर्ग आइलैंड टू न्यू साइबेरियन आइलैंड। यह एल्समर्ग द्वीप से, यह एल्समर्ग द्वीप से, यह एल्समर्ग द्वीप से न्यू साइबेरियन द्वीप तक, न्यू साइबेरियन द्वीप तक, एल्समर्ग द्वीप से न्यू साइबेरियन द्वीप तक फैली हुई है ना। आगे लिखो। नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस रिज इज कॉल्ड अमरेनियन बेसिन, नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड अमरेनियन बेसिन। इस कटक के उत्तरी भाग को, इस कटक के उत्तरी भाग को अमरेनियन बेसिन कहा जाता है। अमरेनियन बेसिन कहा जाता है। वाइल साउथ पार्ट इज कॉल्ड, वाइल साउथ पार्ट इज कॉल्ड, वाइल साउथ पार्ट इज कॉल्ड यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन। ठीक है, साउथ पार्ट इज कॉल्ड यूरेशियन बेसिन, है ना। साउथ पार्ट इज कॉल्ड यूरेशियन बेसिन। इसके उत्तरी भाग को, इसके उत्तरी भाग को अमरेनियन बेसिन कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को यूरेशियन बेसिन। सुनो, जयदीप सर आ रहे हैं, अभी कुछ दो चार बातें करेंगे आपसे, तो एक अच्छा सा एक हेल्दी टाइप का वेलकम होना चाहिए उनका। कमेंट में दो सारे लोग, ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपको। ओके, एक्टिव हो जाओ थोड़े से, अच्छा लगेगा उनको भी। जल्दी जाओ कमेंट में सर लोग। हाँ जी, आ जाओ सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने अनाउंस कर दिया क्या? अच्छा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। और मेरे भाई एक बहुत ही प्यारी सी अनाउंसमेंट करनी थी, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए, क्योंकि बहुत कम ऐसा हमारा चांस होता है कि सर भी क्लास ले रहे हैं या हम भी क्लास ले रहे हैं। तो हमने बहुत ही प्यारा सा एक नया ऑफिस अपना तैयार किया है, ठीक है, तो जिसमें स्टूडियोज सब यही है। तो अब लोग अब एक साथ ही आते हैं, एक साथ ही जाते हैं, तो बातें हो जाती हैं, वरना हमारी भी मुलाकात, ठीक है, बहुत देर होती थी। देखो जी मेरे दोस्त, इन्फॉर्मेशन ये बेटा, अभी कुछ समय पहले मैंने 10-12 दिन हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, स्पोकन इंग्लिश के लिए बैच निकाला था। उस बैच में क्या होता है बेटा, 4 महीने में सिर्फ एक ही बैच आता है, ठीक है, 4 महीने में सिर्फ एक बैच आता है, मतलब साल में वो 3 ही बैच आते हैं सिर्फ। आपने देखा होगा इससे पहले स्पोकन 4 महीने पहले आया होगा। तो जो मेरे भाई स्पोकन बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये इन्फॉर्मेशन, उनके लिए जिन्होंने स्पोकन बैच नहीं लिया है। तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट का ये नतीजा है कि कल हमने उसमें एडमिशन रीओपन किए हैं, दोबारा ओपन किए हैं, ठीक है। उसमें हजारों स्टूडेंट्स हैं बेटा, क्योंकि वो स्पोकन हर कोई लेता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग क्यों ना हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो सभी के लिए ओपन है। तो उसमें बिल्कुल बेसिक से मैं स्पोकन सिखा रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है स्पोकन बैच क्या कर दो, फ्री कर दो पीयूष। अभी निकल में बच्चे फ्री के बराबर नहीं है यार। देखो बेटा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिंपल बता रहा हूं, कैरियर विल पर जो कंटेंट, जो कैसे बेहतर हम मानते बेटा हो ही नहीं सकता। दिन रात आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी सारी की सारी टीम, और भगवान की दया से मेरे पुत्र हम बहुत कम समय में यहां तक पहुंच पाए। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बेहतरीन हम पढ़ाते हैं, आप लोग अपने दोस्तों को बताते हैं। तो माउथ पब्लिसिटी है कैरियर विल की बेटा। अगर मैं सच बताऊं, एक पैसे का हम एक्सपेंस नहीं करते हैं। मुझे एमडीएच मसालों वाला याद आ रहा है सर उस, अब तो खैर हमारे बीच वो नहीं रहे बेटा, कभी भी उन्होंने ना, कभी भी अपना ऐड किसी और से नहीं करवाया। खुद ही आके कहते थे हमारे मसाले अच्छे हैं, आप एमडीएच मसाले खरीदे। सर हम वही हैं, हम खुद ही अपने बैच का प्रमोशन करते हैं, ठीक है, खुद ही बैचेस में जाते हैं, खुद ही यूट्यूब पर प्रमोशन करते हैं, हम कभी ऐड पे खर्च नहीं करते, जीरो पैसा भी ना के बराबर हम पैसा ऐड पे लगाते हैं, ऐड पे पैसे नहीं लगाते, कहते हैं ऐड पे पैसा मत लगाओ, ठीक है। अपनी पढ़ाई में, अपने कंटेंट में जो बच्चों को हम बेहतरीन से बेहतरीन करा सकें उसमें लगाओ। तो बेटा उसकी जो कोर्स है वो 700 में 700 रुपए शायद जो उसकी कॉस्टिंग है। कितने 3 महीने की फीस स्पोकन की 700। तो 700 में आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में प्यारी सी चीज ऐड हो रही है। जस्ट इन 3 मंथ्स आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। उसको मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बैच को, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसमें हाई फाई है। एंड इनिशियली आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मींस आई विल यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज। आफ्टर सम टाइम आई विल यूज इंग्लिश ओनली एंड यू विल अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। मैं आफ्टर सम टाइम ऐसा स्टार्ट करूंगा कि इंग्लिश ओनली में मैं आपसे बातचीत करूंगा, आप उसको समझ पाओगे। अभी स्पोकन का फैसला क्यों लिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है, वेरी गुड। स्पोकन का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी आप यूपीएससी में देख पाए थे रिजल्ट, हिंदी मीडियम जो सिलेक्शन थे ना वो बहुत कम थे भाई। इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन 99% से भी ज्यादा थे, सिर्फ 11 या 12 आई थिंक सिलेक्शन हुए हिंदी मीडियम से। तो इंग्लिश की इंपोर्टेंस इतनी बढ़ रही है, पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक थी, अब वो स्पोकन तक पहुंच गई है। अगर आप इंग्लिश में 100% स्कोर भी कर पा रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो आप अपनी जॉब में भी वो जो दिक्कतें सामने करने वाले हैं ना वो बहुत बड़ी लेवल पे होंगी। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, ठीक है, सपोज आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे, किसी भी कंपनी में गए और आप कंपनी में जब जाते हैं ना बेटा, तो ओनर आपसे बात नहीं करता, उसका सीए आपसे बात करता है। उसका सीए कभी हिंदी नहीं बोलता, इंग्लिश में बात करता है, क्यों? आपको दबाने के लिए। ये फैक्ट है, आप दब जाएंगे। अब समवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर रिप्लाइंग टू हिम इन हिंदी ओनली, कैसा फील करोगे इस टाइम पे आप, ठीक है, कैसा फील करोगे आप? और उस टाइम पे तुम्हें लग रहा होगा काश इंग्लिश सीख लेते। तो ये 3 महीने आपको इतना बेहतरीन स्टार्टअप दे देंगे कि आपकी लाइफ में एक नया हिस्सा ऐड हो जाएगा कि मुझे हाँ इंग्लिश की प्रैक्टिस दिन में करते रहना है। तो साइड बाय साइड कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, ठीक है, आपके साथ चलती रहेंगी। जिनको डेमो लेनी है, जैसे बच्चे बेटा यूट्यूब चैनल चले जाओ आप, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आप उसके किस पे जाओगे बेटा, वीडियोस पे जाओगे मेरे दोस्तों, जो भी मैंने स्पोकन में स्टार्ट किया था उसकी आपको डेमो मिल जाएगी।
आप एक क्लास भी देखोगे ना, उसके बाद आपकी मन से इच्छा होगी। अब जैसे सर करें, मैं इनके सामने मीठा ले आऊं, पहले थोड़ा सा चखो ना सर, स्टार्टिंग में से थोड़ा सा चखेंगे, फिर बोलेंगे सर एक काम करो पूरा लड्डू ही दे दो, भाई फैक्ट है ये तो वही आपके साथ है। आप उसकी एक क्लास लोगे, एक क्लास लेने के बाद क्या मजा आएगा आपको, एक क्लास लेने के बाद मजा क्या आएगा, मैं भी सीख लेता हूं बोलने। जैसे अभी मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण तुम्हें दे रहा हूं, तो अब आपके अंदर से आवाज आ रही होगी यार, हाँ जयदीप सर इतना बोल रहे हैं तो स्पीकिंग भी कर ही लेते हैं, तो ये है फैक्ट बात। उसके बाद आपका मन क्या करेगा, हाँ यार बोलना सीख ही लेते हैं। तो वो बैच आप में इतनी ज्यादा चेंजेस लेके आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी, आपकी ठीक है वे ऑफ स्पीकिंग में, आपके बिहेवियर में, आपकी थिंकिंग में, ठीक है, और साथ साथ आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। उसमें सारी बुक्स जो होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, मतलब पीडीएफ में जो आपको सारी बुक मिलनी है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने वाला है। तो इसके एडमिशन हमने रीओपन किए हैं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को बाद में इंफॉर्मेशन मिली है, अब वो 3 महीने तो वेट नहीं करेंगे, अगला बैच 3 महीने आएगा। तो आप ऐप पर जा सकते हैं, बैच को खरीद सकते हैं। जिसको डेमो देखने मेरे भाई इंग्लिश में जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पे जाना, और वहां स्पोकन की डेमो क्लास दूसरी तीसरी 3 या 4 क्लास मैंने यूट्यूब पर भी ली थी उसकी स्टार्टिंग की, जो बैच की 4 क्लासेस है उन्हें देखना, अगर आपको डेमो चाहिए तो उसके बाद आप बैच खरीद लेना, बट वो डेमो फिर आज या कल में आप देख लेना, ठीक है। तो ये थी जरूरी खबर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप यही मेहनत करते रहो, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त हमारे साथ आप जुड़े और इतनी मेहनत करने के लिए। बेटा कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा तब बनता है मेरे दोस्त जब टीचर्स अच्छे हों, और साथ साथ जो लर्नर्स जो स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त वो बेहतरीन जुड़े। क्लियर है जी, चलिए थैंक यू सो मच, आप पढ़ाई करो। ओके सर जी, सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, और अंकित नाम से भी कमेंट आ रहा था जी हमारी मदर टंग तो हिंदी है और हम तो हिंदी पढ़ेंगे। हाँ अब तेरे पास बेटा मैं बताता हूँ, मेरे पुत्र एक बात याद रखना, देखो हमारी कंट्री से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और माँ कसम बेटा हिंदी से बड़ी भाषा ना तो कोई बनी है और ना बन सकती है। बेटा इंग्लिश भी संस्कृत से बनी है, हिंदी भी संस्कृत से बनी है, और संस्कृत भी हमारी भाषा है और हिंदी भी हमारी भाषा है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ और ना कुछ हो सकता है, बट बेटा याद रखिएगा हिंदी आपको आती है बेटा, वरना मेरे पुत्र तेरी कसम मैं हिंदी का बैच निकालता और मैं हिंदी बोलनी सिखाता रहे, पर तेरे को हिंदी आती है बेटा, हिंदी आती है अब इंग्लिश सीखनी है। अगर तेरे को इंग्लिश आ रही होती तो मैं हिंदी सिखाता, और मेरे पुत्र आगे चल के आने वाला है समय, संस्कृत का दौर आने वाला है बेटा, उस टाइम पे देखना हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया से संस्कृत के टीचर लाएंगे और संस्कृत सिखाएंगे, मैं खुद भी सीखूंगा। फैक्ट है पुत्र, समय के साथ बदल गए तो ठीक है बेटा, नेता लोग भाषण देते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए बोलते हैं, और उस निकम्मे नेता के जो बेटे हैं ना बेटा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, भाषण वो भी हिंदी मीडियम में दे रहा है। तो पुत्र लालू यादव हिंदी बोलते वक्त तब अच्छा लगता है बिकॉज वी ऑल नो दैट ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, उसको पता है बेटा इंग्लिश कैसे बोली जाती है, समझे। जब ये पापी पेट भूखा होगा ना तो आपकी हिंदी आपको कितना कमा कर देगी वो आप बताओगे। तो बेटा इस बात को, इस फैक्ट को ना अपने दिमाग में बैठा लेना, बच्चे हिंदी आपको आती है अब हमें इंग्लिश भी सीखनी है, और जब इंग्लिश भी आ जाएगी इंग्लिश पर रुकना, एक और लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी कंपटीशन में उतर के। देखो लोग आजकल स्पेनिश सीख रहे हैं, कितना ज्यादा प्रचलन है, बहुत ट्रेंड है, इतना ज्यादा ट्रेंड उसका चल रहा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनीज या किसी की भी बात करो एक्स वाई जेड, आप जितनी ज्यादा लैंग्वेज जानते हो उतना बढ़िया। तो ये मत सोचना सर इंग्लिश के लिए प्रमोट कर इंग्लिश पढ़ाता हूं तो बाहर में इंग्लिश से घटिया लैंग्वेज कोई नहीं बेटा, जो 3 महीने में बोली सीख सबसे घटिया लैंग्वेज है हिंदी, 3 महीने में ये पूरी बीत गई, ठीक है। तो याद रखना, तो भाई हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, हिंदी आ रही है इंग्लिश सीख ले, और मेरे पुत्र को ढंग का ज्ञान चाहिए ना तो संस्कृत भी सीखनी पड़ेगी, तब आप वेद पढ़ पाओगे, तब आप ज्ञानी बन पाओगे, क्योंकि जो वेद को ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है सत्यानाश कर देते हैं, समझ आ गया? तो इसलिए याद रखना, मैं नहीं कह रहा इंग्लिश सीखनी है, मैं कह रहा हूं हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, उर्दू भी सीखनी है, संस्कृत भी सीखनी है, मराठी भी सीखनी है, इंडिया है यार, कितनी क्या भाषा नहीं जानता। अब तुम्हारे देश में भूसा भर लिया हो तो बेटा भूसे का तो कोई इलाज नहीं हमारे पास, यूपीएससी में देखे हो कितने सिलेक्शन गए हैं। हाँ अच्छा फिर पूरा ढूंढ लो। हाँ तो मेरे दोस्त ये बात है, तो भाई हम खुद कितनी लैंग्वेज हम जो है भोजपुरी में बात कर लेता हूं, मैं पंजाबी में बात कर लेता हूं, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सारी बात हम कुछ सीखने लग रहे हैं। तो बेटा बुड़बक ना बनो, बेटा बुड़बक ना बनो, तो किसी जगह लगी तो दिमाग में पहचानेगी तो आराम से करो, हरियाणवी तो भूल गए, हरियाणवी में बात कर लेते हैं। तो बेटा सीखनी तो सारी पड़ेगी, ठीक है, सीखनी तो आपको सारी लैंग्वेज पड़ेगी, खाली इंग्लिश नहीं, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच। हाँ जी आ जाओ भाई, अपनी चट्टानों पे लौटाते हैं वापस, है ना, अपनी चट्टान तूफान है ना, ज्वालामुखी मैग्मा वापस लौटाते हैं। ओके चलो, और ये बात फैक्ट है आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, है ना। चलो मेरा तो देखो शुरू से ही सीधा सीधा सिद्धांत रहा है, पढ़ाई करो, आपको जो करना है वो करो, कहीं से भी करो, है ना। ज्योग्राफी भी अगर आपको पढ़नी है मुझसे पढ़ो, अच्छी बात है भाई, मुझसे नहीं पढ़ते किसी और से पढ़ो, लेकिन हाँ पढ़ो जरूर, है ना। बिल्कुल जी, अपनी लाइफ तो चट्टानों में, मैग्मा में, ज्वालामुखी में यहीं पे बीती जा रही है। हम कहाँ पे थे प्लीज एक बार लास्ट सेंटेंस बता दो। देवेश हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूं, बट और मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को तुम समझ सकते हो, मैंने कमेंट पढ़ लिया तुम्हारा, ठीक है, मैं एग्री करता हूं। हाँ जी आओ जल्दी से भाई, अपन तो तूफानों से लड़ने वाले। साउथ वाला जो बेसिन है इसको क्या कहा जाता है, यूरेशियन बेसिन कहा जाता है। चलो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना समझना। कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, आर्कटिक ओशियन की बात करता हूं, और इधर लिखता हूं मैं पैसिफिक। मैंने अपना बिहेव पहले से बहुत चेंज कर लिया, ठीक है, आपने देखा भी होगा पिछले 1 डेढ़ महीने में। रेयर केस में जब कोई ज्यादा इरिटेट कर देता है ना तब गुस्सा करता हूं मैं, बहुत चेंज कर लिया पहले से, अब हंसता भी रहता हूं। पहले बहुत गुस्सा करता था यार लॉकडाउन में, तो अब मुझे खुद रियलाइज होता है, जब मैं अपनी वीडियो देखता हूं तो मैं खुद, मुझे खुद इस वाली बात महसूस होती है आज से 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तब, कि भाई क्या कर रहे थे क्लास में, उस टाइम पे यार मैं यही लॉकडाउन में फंस गया, है ना। और नया नया कोविड आया था तो फ्रस्ट्रेशन हुआ करती थी बहुत ज्यादा, और उसमें भी बच्चे कुछ भी लिख देते थे भाई साहब, एकदम ऐसा होता था माथा बहक जाता था पूरा। बट धीरे धीरे बहुत चेंज किया मैंने, और आगे आने वाले टाइम में पूरा चेंज कर देंगे। चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक वर्ड है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में होता क्या है, बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूंगा आर्कटिक महासागर की तो बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में क्या खास बात है सर, आर्कटिक महासागर का टेम्परेचर है कम, राइट सर, यहां की सैलिनिटी जो है, यहां की यहां की जो सैलिनिटी है वो कैसी होगी,
यहां की सैलिनिटी होगी कम। हाँ जी, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये आर्कटिक महासागर का पानी हल्का होगा, है ना? आर्कटिक महासागर का पानी हल्का होगा या प्रशांत महासागर का पानी ज्यादा हल्का होगा? अरे सिंपल सी बात है सर, आर्कटिक महासागर का जो पानी है ये कैसा होगा? ज्यादा हल्का होगा, हाँ या ना? आर्कटिक महासागर का जो पानी है ये कैसा होगा? ज्यादा हल्का होगा। बात समझ रहे हो? तो सर यहां से होगा क्या, आर्कटिक महासागर का पानी जाएगा इधर, कहां पे जाएगा? ये जाएगा प्रशांत महासागर की तरफ, राइट? और ये कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है, राइट? अब यहां पे बहुत सारा ठंडा पानी आ गया। अब ये बहुत सारा ठंडा पानी जो आया है, पैसिफिक ओशियन में आने के बाद इसका टेंपरेचर भी बढ़ेगा, सैलिनिटी भी बढ़ेगी, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ये पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, हाँ या ना? डेफिनेटली करेगा सर। अब क्या होगा सर? अब होगा ये कि पैसिफिक का जो गर्म पानी होगा इस स्थान को भरने के लिए यहां से यूं चलेगा, राइट? पैसिफिक का जो गर्म पानी होगा वो जाएगा इस स्थान को भरने के लिए, और यहां ऊपर आते आते ठंडा हो जाएगा। तो ये कैसा वाटर है? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाएगा वार्म वाटर। तो यहां समझ आई मैंने क्या कहा आपसे? कुछ समझ आया? मैंने कहा यहां से हम इस बात को एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्कटिक महासागर से ठंडा पानी आता है किधर? अटलांटिक ओशियन की तरफ, और अटलांटिक ओशियन की तरफ और पैसिफिक ओशियन की तरफ। और वहीं अगर हम बात करेंगे पैसिफिक ओशियन से, तो पैसिफिक ओशियन का जो गर्म पानी है वो आर्कटिक महासागर में जाता है। और बिल्कुल ऐसे समझ लो कि दोनों युद्ध में खड़े हुए हैं और एक दूसरे को मारकाट मचा रहे हैं और एक दूसरे का बड़े स्तर पर नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बताऊंगा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी पढ़ के। जब ये गर्म पानी इधर जाएगा आर्कटिक महासागर में, तो इसका क्या प्रभाव होगा? सर पहला प्रभाव तो होगा कि यहाँ की जो आइस है या यहाँ की जो बर्फ है वो बर्फ क्या करेगी? बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। बोलो हाँ या ना? यहाँ की बर्फ क्या करेगी? यहाँ की बर्फ पिघलना शुरू कर देगी, राइट? बर्फ पिघलेगी यहाँ की, और जब बर्फ पिघलेगी तो इससे क्या होगा? पानी और ज्यादा बनेगा, है ना? इससे क्या होगा? पानी और ज्यादा, मतलब यहाँ ठंडा कोल्ड वाटर प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा? कोल्ड वाटर प्रोड्यूस होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा सर। इससे क्या होगा सर? ठंडा जल उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा? ठंडा जल उत्पन्न होगा। अब ये जो ठंडा जल है प्रशांत महासागर में आ रहा है, या ये ठंडा जल जो है कौन से महासागर में आ रहा है? अटलांटिक महासागर में आ रहा है। मैं अटलांटिक का भी नाम लिख देता हूं यहीं पे, है ना? पैसिफिक और अटलांटिक दोनों लिख लेते हैं। इस पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं लिख देता हूं यहां पे पैसिफिक, पैसिफिक प्लस अटलांटिक, राइट? पैसिफिक और अटलांटिक पे अब इस ठंडे पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव ये होगा, जब ठंडा पानी आएगा तो ध्यान से समझना, ठंडा पानी आने से यहां पे टेंपरेचर क्या होगा? टेंपरेचर डाउन हो जाएगा, और टेंपरेचर डाउन होने पर यहां पर बर्फ का निर्माण होगा, स्नो फॉर्म हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो वार्म ओशियन करंट है, ओशियन करंट जो है ये कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है महासागरीय धारा कैसी होगी? जो महासागरीय धारा जो होगी वो क्या होगी? कमजोर होगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है गल्फ स्ट्रीम कमजोर होती जा रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम के कमजोर होने के पीछे कारण है द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक ओशियन का पिघलना ही गल्फ स्ट्रीम के कमजोर होने का एक कारण माना गया है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो महासागरीय जलधारा इससे क्या होगी? कमजोर होगी। और क्या होगा सर? कौन सी महासागरीय जलधारा? गर्म। और क्या इफेक्ट होगा? और इफेक्ट ये होगा कि जो कोस्टल पोर्ट है, या सीधा लिख लो जो पोर्ट है, टेंपरेचर डाउन हो रहा है, जो पोर्ट है, पोर्ट कैसे हो जाएंगे सर? पोर्ट फ्रोजन कंडीशन में पहुंच जाएंगे, यानी बंदरगाह जो होंगे, बंदरगाह क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। ये बंदरगाह जम रहे हैं। कमेंट करके बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास है तो मैं नीचे क्लास ले लो, ठीक है? मैं मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में। कल का मतलब मंडे।